हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात कर रहे थे इश्यूज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, है ना। तो लेसन नंबर 4 अब तक फिनिश नहीं हुआ है। आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इस सेक्टर के इंडस्ट्रीज को समझेंगे थोड़ा सा और डीप में, जहां पे हम समझेंगे कि एन अनकन्वेंशनल अप्रोच टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, इसका मतलब, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है कि अनकन्वेंशनल अप्रोच का मतलब क्या है, ठीक है, टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब ये अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो जिनको यही नहीं पता तो भाई थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है। तो कन्वेंशनल का जो मतलब होता है ट्रेडिशनल चीजें, जैसे कि पुरानी जो चीजें हम यूज करते थे, लेकिन अब हम भाई इंडिया एडवांस होता रहा है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। तो उसकी हेल्प से हम अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे ग्रोथ दिलवा सकते हैं वो हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। और कौन कौन सी दिक्कतें थी उन कुछ सेक्टर्स में, और कैसे कैसे गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स ने या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स ने उन्हें सोल्व किया, सब हम देखने वाले हैं आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जो एक करके स्टडी करते हैं। तो पहला क्या है, एन अनकन्वेंशनल अप्रोच टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अनकन्वेंशनल अप्रोच थे कौन कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट दिलवाने के। तो इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज हाई स्किल सर्विसेज। अब इंडिया को जरूरत क्या आती है कि वो हाई स्किल्स सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दे। अब हाई स्किल्स के लिए लोगों के पास हाई स्किल्स होनी तो चाहिए, सर्विस कब मिलेंगी हाई स्किल्स की, जब लोगों के पास खुद हाई स्किल्स होंगे। तो हाई स्किल सर्विसेज जो है प्रमोट होने लग गई थी, पर्टिकुलरली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खासकर किस सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, टू स्टिमुलेट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, ताकि हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को यहाँ पे चेंज कर पाए, विच कॉन्ट्रास्ट विद ट्रेडिशनल व्यू दैट सर्विस सेक्टर ग्रोथ रिलाइज ऑन मैन्युफैक्चरिंग बेस। जहां भी देख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल व्यू क्या है बोलता है इसका, सर्विस सेक्टर ग्रोथ जो है वो रिलाई किसके ऊपर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेस के ऊपर। अब हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सर्विस सेक्टर स्टिमुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। अब हम समझते हैं कि आर्गुमेंट कौन कौन से, मतलब आर्गुमेंट यहाँ पे फॉर के बाद नहीं, यहाँ पे आर्गुमेंट फेवर एंड अगेंस्ट दोनों आएगा, फेवर एंड अगेंस्ट, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, फेवर, ठीक है, फेवर एंड अगेंस्ट सर्विस सेक्टर स्टिमुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। यानी कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो फेवर में रही, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो अगेंस्ट में रही सर्विस सेक्टर स्टिमुलेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के। अब समझते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, यानी कौन कौन सी बातें जो फेवर में थी वो डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, इंक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड, कि पहले हम क्या करेंगे, कंज्यूमर डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब कंज्यूमर डिमांड के इंक्रीज होने का मतलब क्या है, थ्राइविंग सर्विस सेक्टर जनरेट्स जॉब्स एंड डिस्पोजेबल इनकम। हम सब जानते हैं सर्विस सेक्टर का जो काम है वो क्या था कि वो जॉब और डिस्पोजेबल इनकम को जनरेट करके दे लोगों को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने ना थोड़ी सी प्रीमेच्योरिंग ग्रोथ करी है। उसका एक मेन रीजन क्या था, क्योंकि जनरली जो बाकी सेक्टर है, जो वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है, उन लोगों ने पहले अपना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप किया, जो हमने भी किया, फिर उन्होंने इंडस्ट्री से फोकस किया, इंडस्ट्रीज को डेवलप करके आए। लेकिन हमारे वहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, उससे पहले ही सर्विस सेक्टर काफी ज्यादा क्या हो गया, डेवलप हो गया। वो चीज थी यहाँ पे, तो जिससे क्या हुई, लोगों को जॉब्स मिली सर्विस सेक्टर के अंदर, डिस्पोजेबल इनकम मिली, लीडिंग टू हायर कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स। और यही नहीं, हम क्या कर रहे थे, हायर कंज्यूमर डिमांड फॉर गुड्स, डिमांड ही बढ़ रही है, बेनिफिटिंग मैन्युफैक्चरर्स। इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर्विस सेक्टर का बेनिफिट भी है इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा। क्यों, अब समझाता हूं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अब सर्विस सेक्टर है, मानो सर्विस सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। अब इंडिया में सबसे ज्यादा कोई सेक्टर जो अगर एग्रीकल्चर के बाद डेवलप्ड है वो है सर्विस सेक्टर, है ना, जिसने ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रखी है। तो अराउंड 56% के आसपास लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रखी है सर्विस सेक्टर ने। अब सर्विस सेक्टर में ऐसा है क्या, सर्विस सेक्टर जो कर रहा है, अब लोगों को सर्विस सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके सर्विस दे रही है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, टीचिंग हो, ठीक है, लॉयर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, जिस भी तरह की सर्विसेज हमारे देश में है, डॉक्टर की सर्विसेज हो, हम जो यूज कर रहे हैं, उन सबके जरिए जो लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनकी इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। अब जब वो इनकम जनरेट करेंगे तो एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे तो ये कह सकता हूँ कि जो लोग पैसा आएगा वो डिमांड करना शुरू करेंगे। अब डिमांड किसकी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाता है गुड्स और सर्विस ज्यादा जनरेट करने के लिए, क्योंकि जब इकोनॉमी में डिमांड होगी तभी तो लोग जो है सप्लाई करेंगे। तो वही सिंपल सी बात है। तो सर्विस सेक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो वही काम कर रहा है, डिमांड जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, किसकी, डिमांड फॉर गुड्स। तो इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर्स को भी मिल रहा है।
दूसरा क्या होता है, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। अभी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन क्या है, सर्विस लाइक लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक जिनको नहीं पता बता देता हूँ, सर्विस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन जितनी चीजें होती हैं वो सब जो जनरली बिजनेस के अंदर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट संभालता है। यानी कि रॉ मटेरियल्स का आना कैसे होगा, ठीक है, फिर फिनिश्ड गुड्स हमने बनाए हैं वो मार्केट में कैसे उतारे जाएंगे, वो सारा डिपार्टमेंट जो है ना लॉजिस्टिक कंट्रोल में होता है। तो सर्विसेज लाइक लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कनेक्ट मैन्युफैक्चरर्स से कनेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स विद कंज्यूमर्स, एनहांसिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। और इसके जरिए जो है तो सप्लाई चेन एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं ये लोग और कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी एक अच्छा कॉस्ट आता है बिजनेस के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, अब देखो कॉस्ट जो बिजनेस के अंदर है, किसी भी तरीके से हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं तो हम अपने प्राइस को कम रख सकते हैं, और जब प्राइस को कम रखते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिशन को भी कम कर सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज। अब कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज क्या है, सर्विस इंडस्ट्री ऑफर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन एरियाज लाइक डिजाइन एंड ब्रांडिंग ब्रांडिंग बोल रहा हूँ, ब्रांडिंग है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज में कौन कौन से आते हैं, कुछ हमारे पास सर्विसेज हैं स्पेशल जो किसको, जैसे डिजाइन को लेकर कोई, अब डिजाइन किस चीज का, भाई जो प्रोडक्ट करते हैं उस पर एडवर्टीजमेंट करनी है, ठीक है, तो वो सब किसके जरिए होगा, डिजाइन के जरिए। उस प्रोडक्ट के ऊपर कैसी डिजाइनिंग होगी, कैसी ब्रांडिंग होगी, ठीक है, वो सब। प्रोवाइडिंग मैन्युफैक्चरर्स विद वैल्यूएबल डाटा इनसाइट्स ऑन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड मार्केट ट्रेंड्स। और यही नहीं, यहाँ पे हम कस्टमर्स की प्रेफरेंस को जानने की भी कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर जो है, मतलब मार्केट में ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, कंज्यूमर किस तरह की गुड्स को प्रेफरेंस देता है, वो सब यहाँ पे देखना काम होता है इनका, ठीक है। इसके अलावा मार्केट का ट्रेंड देखना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम मार्केट की डिमांड के हिसाब से नहीं चलेंगे, बिजनेस मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वो हमारी इकोनॉमी से बाहर हो जाएगा। वही सिंपल सी बात है ना, अगर मान लो कोई यहाँ पे स्मार्ट टीवी के जमाने में एक वो डब्बा का टीवी बनाने की सोच रहा है, तो क्या चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर हम पहले ही पढ़ते आए हैं, जिन लोगों ने अपने आप को चेंज किया टाइम के हिसाब से, जिन्होंने ट्रेंड के हिसाब से चेंज किया अपने आप को, वो इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाई हैं, बाकी इंडस्ट्री इकोनॉमी में फेल हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कभी भी नोकिया कंपनी की। नोकिया कंपनी कीपैड फोनों में भाई उसका नाम चला था उस टाइम पे कि भाई एक नंबर की कंपनी है ये, लेकिन आजकल देखो, आजकल आपने नाम सुना इस कंपनी का, बिल्कुल नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि ये जो जनरली उस टाइम एक बड़े लेवल तक ना सिर्फ कीपैड का फोन बनाने में ही लगे रहे, उन्होंने कभी स्मार्टफोन्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जो बाकी इंडस्ट्रीज थी, सैमसंग उतना नाम नहीं था, सैमसंग देखो हर फील्ड में पॉपुलर है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी उसका फोन यूज कर रहा है, मतलब लग्जरी से लग्जरी फोन बना रहा है और छोटे छोटा फोन बना रहा है, कीपैड फोन तक उपलब्ध है सैमसंग के पास अभी भी, ठीक है। तो जिन लोगों ने ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को चेंज किया वो डेवलप कर पाए। अब ऐसे कुछ लोग क्या हो गए, अब जैसे LCD आई, LEDs आई, स्मार्ट टीवीज आई, कुछ लोग अभी वीडियो टीवी बनाने लगे हुए थे, तो भाई वो वहीं लगे हुए हैं, ठीक है, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। तो चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ, तो जो चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है तो वो मार्केट में टिका रहता है, जो अडॉप्ट नहीं कर पाता बेचारा मार्केट से बाहर हो जाता है। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे समझी। तो मार्केट का ट्रेंड पता होना बहुत जरूरी है, विच कैन ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन, जिसके जरिए प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एंड प्रोडक्शन प्राइसिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। और यही नहीं, हम जो है प्राइसिंग भी सेटअप कर सकते हैं, दूसरी बात मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी चुन सकते हैं, क्योंकि जिस लेवल का ट्रेंड होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी क्या रखेंगे, वैसे ही रखेंगे। आपको गर्मियों के मौसम में आपको ठंड की मार्केटिंग नहीं दिखती होगी, ठंड के कपड़ों की, क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, सीजन नहीं है वो, उसका सीजन जब आएगा जब हम उस चीज की क्या करेंगे। यहाँ पे आपने आजकल देखा भी होगा, चाहे एड्स रन की जाती हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, एड रन हो गई आजकल। तो आपने पहले क्या था, पहले एड रन करना बहुत मुश्किल होता था कि अखबारों में ऐड देनी है, टीवी पे ऐड चलवानी है, काफी कॉस्टली होती थी। आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है एड रन करवा सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन चीजों पे, है ना। तो वहाँ पे हम जो है एड रन करवाते हैं जनरली किसी भी चीज के लिए, प्रमोशन के लिए। तो अब मैं एक बात और समझते हैं यहाँ पे, तो एक तो कॉस्ट कम आ गई, दूसरा जो AI है उसे पता होता है कि भाई जो किस तरह का ट्रेंड चल रहा है और किस तरह की जो है एड्स हमें रन करवानी है। तो अगर आप एड देखोगे तो सीजन के साथ हो जाता है, जैसे ठंड के मौसम में ऐड आएगी ठंड के हिसाब से, गर्मियों के मौसम में क्या आएगी गर्मियों के हिसाब से, ठीक है, जिस सीजन के हिसाब से जिन चीज़ों की डिमांड हम करते हैं उसके हिसाब से। तो वही चीज़ है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो ट्रेंड के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहती हैं। इसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट हैं जो अगेंस्ट में भी हैं इस पॉइंट को, वो समझते हैं। अगेंस्ट में क्या क्या है वो देखते हैं यहाँ पे एक बार। पहला, डीपनिंग इनइक्वालिटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी है,
तो सर्विस सेक्टर डिमांड्स हाईली स्किल्ड वर्कर। सर्विस सेक्टर में किसकी डिमांड होती है? जो हाईली स्किल्ड है। भाई सर्विसेज कौन अच्छे से प्रोवाइड करेगा? जिसकी स्किल बहुत ज्यादा है। अब लो लेवल की स्किल जॉब तो यहाँ पे नहीं है, तो हाई लेवल के स्किल वर्कर्स चाहिए। विच आइडिया स्ट्रगल्स टू सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉरी विच इंडिया स्ट्रगल्स टू सप्लाई, मतलब जिसका इंडिया में काफी ज्यादा क्या है, सप्लाई कम है। क्योंकि इंडिया में मैंने बात कही थी कि स्किल्स को लेकर सप्लाई ना बहुत कम है ना। उसकी स्किल्स है नहीं लोगों के पास, लोगों को जॉब चाहिए। तो एक पॉइंट भी आता है, अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा शायद, या फिर इससे पहले आगे पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से, है ना, कि जब ऐसे कौन इश्यूज थे इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसके से ग्रो नहीं कर, उसमें एक पॉइंट था स्किल मिसमैच, कि लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है जिनकी उन्हें जॉब चाहिए। आप जॉब के लिए जा रहे हो, आपके पास डिग्री से बहुत सारी नंबर आए बहुत सारे, लेकिन आपको भाई क्यों रखे वो कंपनी का मालिक? जब तक आप उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहे, जब तक आपके पास वो स्किल नहीं है जो उसे चाहिए, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, तो स्किल एक मेन फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है। क्रिएटिंग अ स्टार्क वर्कर्स स्टार्क डिवाइड बिटवीन कॉलेज ग्रेजुएट्स एंड अदर्स। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है कॉलेज ग्रेजुएट्स के बीच में और अदर्स के बीच में। दूसरा लिमिटेड डायरेक्ट लिंकेज, यहाँ पे क्या है, कोई भी डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो while सर्विस सेक्टर में क्रिएट इनडायरेक्ट डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड, तो अभी क्या हो रहा है, जो सर्विस सेक्टर है वो कर रहा है इनडायरेक्ट डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डिमांड क्रिएट कर रहा है किसके, मैन्युफैक्चर्ड गुड की। डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग आर यहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। मतलब जो डायरेक्ट यहाँ पे लिंक है ना, किसके बीच में, सर्विस के बीच में और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में, वो क्या हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड मौजूद है। इसका मतलब सर्विस इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है, कुछ जो है लिंकेज में डिफरेंस भी है और कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। बस सिमिलरिटीज मेनली मैं ऊपर बता भी चुका था ऊपर ही, कि सर्विस सेक्टर की वजह से जो लोगों के पास इनकम आ रही है, मतलब सर्विस देने के बदले जो लोगों के पास इनकम आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, उसको बदले जो है वो लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री जो है वहाँ पे डेवलप कर रही है। और कुछ बेनिफिट्स और हैं जो यहाँ पे लिंक करता है मैन्युफैक्चरिंग के बीच में और सर्विसेज के बीच में। अब वो चीज क्या है वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूँ, सर्विस सेक्टर का काम क्या है, सर्विसेज देना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, और भी चीजें हैं, ब्रांडिंग वगैरह, वो सब कौन, सर्विस सेक्टर। तो कहीं ना कहीं किसके लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ये इंडस्ट्रीज के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, नेग्लेक्ट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज का कम होना। अब ये बेसिक इंडस्ट्री कम होने का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। नेग्लेक्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कमी किस चीज के, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो भी किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, विच आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जो किसके लिए जरूरी है, लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। इसका मतलब जब तक बेसिक इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी, एसेंशियल जो इंडस्ट्रीज है वो डेवलप नहीं होंगी, तब तक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका ग्रो करना काफी मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, ठीक, उसके लिए काफी जरूरी है। और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है कि एसेंशियल जो गुड्स हैं, ठीक है, वो उनकी इंडस्ट्रीज जो है तेजी से क्या हो डेवलप है। कि मैं कह सकता हूँ कि जो बेसिक नीड्स है ना इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, वो काफी ज्यादा जरूरी है कि वहाँ पे जो बेसिक चीजें वो डेवलप हो, तभी जाके वो डेवलप क्या होंगी, हो पाएंगे अच्छे तरीके से। अब समझते हैं रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कौन कौन से रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेके। तो पहला क्या आता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI स्कीम। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन के हिसाब से गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी कि जो इंडस्ट्रीज में अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन करेगा उसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करके, टैक्स में रिबेट देके, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, अपनी स्कीम लेके आती है कि भाई आप जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करो और हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे आपकी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, और हमें तो चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो वो कब होगा, जब आउटपुट लेवल जो है जनरेट होगा। और आउटपुट जनरेशन ज्यादा कब होता है, जब इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है, PM गेट शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया जिसके तहत क्या देखा कि जो इंडस्ट्रीज है उसको हम जल्दी से जल्दी ग्रो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर तुम जानते हैं वेल डेवलप हो चुका था इस टाइम पीरियड तक, और अगर इंडस्ट्रीज का लेवल अगर तेजी से ग्रो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो इस तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पे हमारा, भारतमाला एंड सागरमाला प्रोजेक्ट की कुछ प्रोजेक्ट चलाई गई थी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव।
ठीक है। तो भाई थोड़ा सा साउंड को ना इग्नोर कर देना, बाहर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो और वीडियो बनाना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स काफी पास में है, तो ऐसा भी नहीं कि मैं भी रोक के बाद में शूट कर सकता हूँ, तो ध्यान रखते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का मतलब ये है कि स्टार्टअप्स का जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि जो लोग हैं वो स्टार्टअप्स करें, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना शुरू करें, चाहे स्मॉल लेवल पे ही करें पर करें। क्योंकि क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे देश में वो आज भी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी जॉब्स है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो जब तक लोग जो हैं वो स्टार्टअप वगैरह नहीं करेंगे, अच्छे बिजनेस तैयार नहीं करेंगे, तो लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगी। तो गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव लिया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कि भाई लोग जो है बिजनेस की तरफ मोटिवेट हों, और यही नहीं सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया कि इनको स्टार्टअप्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करके, अगर आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो इन्वेस्टर्स को भेज के, ठीक है। तो हर तरीके से गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया है स्टार्टअप सिस्टम को। फिर क्या आता है मेक इन इंडिया 2.0, तो नया वर्जन आया मेक इन इंडिया का कि हम जो है कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, सिर्फ किस चीज को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके, किसी भी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसके लिए हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी बनाया। मेक इन इंडिया में क्या था कि भाई हमने विदेशों में जाके ये प्रोग्राम चलाया कि भाई वहाँ की जो फॉरेन इंडस्ट्रीज है वो हमारी कंट्री में आए, हमारे रिसोर्सेज को यूज करे, क्योंकि हमारे वहाँ पे चीप रेट पे लेबर्स भी अवेलेबल है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। और इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, जब वो हमारे वहाँ आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट भी साथ साथ होगा ही होगा। तो फॉरेन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए जो हमने ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया था कि वो इंडस्ट्रीज जो है वो हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे वहाँ पे आके अपना एक स्टार्टअप डालें या फिर अपनी कंपनीज डालें, जिनको क्या बोलते हैं MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके जरिए हमारी कंट्री की भी क्या डेवलपमेंट हो और उनकी भी डेवलपमेंट हो। फिर क्या आता है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, बता ही चुका हूँ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है कि हम जो है वो खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया गया था कि हम जो है वो खुद क्यों किसी के अंदर काम करें, हम खुद का क्यों शुरू नहीं करते, तो छोटा बोलती हो, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलप होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसके जरिए जो है हम लोग हैं प्रॉपर तरीके से क्या कर पाए, डिपेंडेंट रहे लेकिन खुद के ऊपर, ठीक है। किसी वेट ना करेंगे, हमें जॉब प्रोवाइड करेगा तो हम जाके जॉब करेंगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पे क्या बनाया गया, इसलिए आत्मनिर्भर भारत कैंपेन कि भाई हम जो है वो किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, भारत जो है वो आत्मनिर्भर है और हर तरीके से, ठीक है। तो ना तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, ना हम इंडस्ट्रीज को लेकर डिपेंडेंट है, ना ही हम सर्विसेज को लेकर डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो है वो चलाए गए थे। इसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ ये वाला स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसको हम बोलते हैं SEZ। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है भैया वो भी समझा दो। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बोला कि जो भी हमारे इन स्पेशल जोन्स में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएगा उनको हम टैक्स में रिबेट देंगे, सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे उनकी बिजनेस डेवलप करने में। अरे मतलब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है कौन से भाई, ये है ज्यादातर रूरल एरियाज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन कहाँ पे वेल डेवलप्ड है, अर्बन एरियाज में, जहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक फैसिलिटीज पूरी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं लैक कर रही है किन एरियाज में, रूरल एरियाज में। तो वहां पे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कि जो भी पर्सन इन जगहों पे जो है वो काम करेगा, ठीक है, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज जो है वो इन जगह पे इंडस्ट्रीज लगाएगा उनको हम क्या कर देंगे, स्पेशल छूट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट करना फिर सुनाता हूँ आपको आगे। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मैंने बात कर ली है। अगले पॉइंट में क्या आता है हमारे पास यहाँ पे थीम्स इन गवर्नमेंट बजट। अबे थीम्स कौन से हैं गवर्नमेंट बजट के जो कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं बिजनेसेस को। अब यहाँ पे देखो तो पहला क्या था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि इसको क्या बोलते हैं PLI, कि प्रोडक्शन से लिंक्ड जो है कौन कौन से इंसेंटिव गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोवाइड किए। तो यहाँ पे एम क्या है गवर्नमेंट का, टू इनहेंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपोर्ट्स अक्रॉस इन 14 की सेक्टर्स। यानी कि यहाँ पे एम मेन था कि पहली बात तो हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कैपेबल हो पाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, कि हमें जो है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और आज भी ऐसा हो रहा है कि हम लोग जो है डिफरेंट गुड्स और सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स खासकर कहां से, फॉरेन कंट्री से। तो हमारा मेन मोटिव क्या था यहाँ पे गवर्नमेंट का कि भाई इतना पैसा लगाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप की जाए, इतनी इंडस्ट्री डेवलप की जाए कि हम जो है वो एक्सपोर्ट भी कर पाए, पहले तो खुद अपने लेवल पे बिजनेस कर पाए, फिर एक्सपोर्ट भी कर पाए बाकी सेक्टर्स के अंदर। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई यहाँ पे, सिग्निफिकेंस क्या थी, ओवर ₹1.28 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट रिपोर्टेड अंटिल मई 2024। तो 1.28 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो यहाँ पे रिपोर्ट की गई मई 2024 के अंदर। दूसरा, प्रोडक्शन एंड सेल्स वैल्यूड एट ₹10.8 लाख करोड़, और जो प्रोडक्शन और सेल्स है ना वो कितनी यहाँ पे वैल्यू दी गई, 10.8 लाख करोड़, यहाँ पे इतना खर्चा हुआ। बूस्टेड एक्सपोर्ट बाय ₹4 लाख करोड़, और जो एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ 4 लाख करोड़ से बूस्ट हुआ।
ये कुछ पार्ट थे गवर्नमेंट बजट के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और बाकी इंडस्ट्रीज को लेके कि कैसे उनको प्रमोशन करवाया जा सकता है, कि कैसे उनको ऊपर उठाया जा सकता है, ग्रोथ दिलवाई जा सकती है। दूसरा मेन पॉइंट था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज थोड़ा डीप में जानते हैं, कुछ पॉइंट जिसमें ऐड और कर रहे थे मैं समझा देता हूं, आप लोग खुद ऐड कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने काफी बार समझाया भी है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में कि ये वो बिजनेस होते हैं जो स्मॉल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, या तो स्मॉल लेवल पे या फिर मीडियम लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये हमारे वो बिजनेसेस हैं। अब इन बिजनेसेस में दिक्कतें क्या है पर वो समझते हैं। इन बिजनेस में दिक्कत ये है कि एक तो पहली बात स्मॉल लेवल परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा उतना नहीं है, और जब पैसा उतना नहीं है तो इन्हें हर एक काम के लिए जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है लोन के लिए। अब ये लोन कहाँ से ले, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए ले, गवर्नमेंट से लोन ले, कैसे लोन ले, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, खासकर ये मीडियम इंटरप्राइजेस वाले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था वो समझते हैं। तो शेयर इन ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना था, 35.4, यानी कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी ना उसमें से 35.4 कंट्रीब्यूशन इनका था, ठीक है। शेयर ऑफ एमएसएमई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स इन ऑल इंडिया एक्सपोर्ट्स 23-24 में कितना हो गया, 45.7 में, यानी कि आधा प्रोडक्शन जो है ना वो कहीं ना कहीं ये माइक्रो या फिर मिड लेवल की इंडस्ट्रीज कर रही हैं। तो भाई इनको हम हल्के तो ले नहीं सकते क्योंकि आधी प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्री की ये लोग ये चला रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या है, पहला चैलेंज क्या है, इश्यूज ऑफ फॉर्मलाइजेशन, इनके अंदर फॉर्मलाइजेशन का इशू चल रहा है। अब बात है क्योंकि यहाँ पे ना इनफॉर्मल सेक्टर का दबदबा बहुत ज्यादा था, अभी भी है इंडिया के अंदर, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या है कि जो ना किसी रूल रेगुलेशन को मानते, ना टैक्स पे करते, टैक्स वगैरह चोरी करते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस जो इनफॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इश्यूज ऑफ फॉर्मलाइजेशन। दूसरा लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस के ऊपर बहुत कम जो है एक्सेस है इनका, बता ही चुका हूं मैं फाइनेंस को लेके, क्योंकि भाई ये मिड लेवल परफॉर्म करें, इतनी कैपिटल नहीं होती है, इतना पैसा नहीं होता परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कई बार ये लैक करते हैं R&D डेवलपमेंट, यानी कि रिसोर्स, ठीक है, एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि भाई ये लोग नहीं कर पा रहे, ये लोग वो पैसा खर्च नहीं कर पा रहे जो रिसोर्स पे रिसोर्स पे लगाना चाहिए था, इनोवेटिव आइडियाज पे लगाना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है इनके पास किसी कमी, रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, सॉरी। और जो हमारा R&D है इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, रिसर्च के ऊपर ये लोग जो है पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जब तक रिसर्च को पैसा नहीं लगेगा, यहाँ पे एक दिक्कत ये भी आएगी क्या कि जब रिसर्च में पैसा नहीं लगेगा तो भाई इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं होगा, आउटडेट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट ना होने का कारण क्या है, फाइनेंस की कमी भी है, मार्केटिंग प्रॉपर नहीं है, टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं है, भाई चुका हूँ टेक्नोलॉजी, क्योंकि भाई डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे ये लोग, डिजिटलाइजेशन नहीं है अभी तक प्रॉपर बिजनेस का। तीसरा जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे इशूज हैं, इन लोग की अपनी लाइब्रेरी भी चलती रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि मिड लेवल जो भी बिजनेस हैं वो ध्यान देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स को बनाएंगे जो वाइट गुड्स होते हैं, यानी कि जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, एसी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, ताकि उससे हायर प्रॉफिट जनरेट कर सके, तो जो बाकी स्मॉल गुड्स है वो कौन बनाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ी दिक्कत देती है। फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है स्किलिंग डेफिसिट। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना हर इंडस्ट्री की है, तो स्किलिंग डेफिसिट, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो अब टॉप लेवल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो स्किलिंग डेफिसिट, लोगों के पास स्किल्स ही नहीं है प्रॉपर। अब स्किल्स नहीं हो, जॉब लेने पहुंच जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता उन्हें यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। तो स्किल्स है तो सिर्फ किताबी नॉलेज है, प्रैक्टिकली कुछ आता ही नहीं है, तो वो चीज़ है। इससे थोड़ा सा ना इंडियन एजुकेशन थोड़ा सा यहाँ पे लैक करता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज मानता हूँ अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं लोग अच्छा, लेकिन जब तक उनका दिमाग नहीं खुलेगा प्रैक्टिकली कि हम करना कैसे होता है, किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से डिसीजंस लेने होते हैं, तब तक जो है हम ये नहीं मान सकते कि हम तो स्किलफुल है। तो स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, स्किल डेफिसिट होने की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया अगर ये लैक कर रही है, और सिर्फ इंडस्ट्री नहीं कर रही, लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोग इतना पढ़ लिख लेते हैं, लोग जॉब के लिए जाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है बहुत कम प्राइस मिलता है। अब लोग सोचते हैं इतनी एजुकेशन पे खर्चा करने के बाद, इतनी एजुकेशन गेन करने के बाद भी फ्री में क्या मिल रही है, लो लेवल की जॉब मिल रही है, फिर वो करना पसंद नहीं करते। तो आधी अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ही है हमारे इंडिया के अंदर। यूथ इतना अनएम्प्लॉयड क्यों है, क्योंकि इतना पढ़ लिख चुके होते हैं कि वो लो लेवल का काम करना नहीं चाहते। अब उन्हें पता नहीं क्यों हर छोटा जो काम है छोटा बड़ा लगता है। पहली बात तो मुझे मानना ही नहीं चाहिए कि भाई हर काम जो है ऑलमोस्ट क्या बराबर है। जब आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो तो किसी काम को छोटा मत मानो, और हर एक काम को छोटे से बड़ा करना आना चाहिए, सबसे मेन बात होती है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ, अगर मान लो कोई लोअर लेवल का, अगर मान लो एक बात यहाँ पे है कि किसी ने हायर एजुकेशन गेन करी है, PhD करी है, मास्टर्स करी है, अब हो क्या रहा है, वो लो लेवल की जॉब करना नहीं चाह रहा, पर उसके पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ डिग्रीज हैं, और उन डिग्रीज की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो हायर लेवल की जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि हायर लेवल की जॉब में ना प्राइवेट सेक्टर में देखा होगा जनरली जो है वो स्किलफुल पर्सन को रखते हैं, या फिर ऐसे पर्सन को रखते हैं जिन्होंने किसी बहुत अच्छी जगह से डिग्री ले रखी है, ठीक है, जैसे IIT वगैरह, ठीक है, IIM वगैरह, तो वहाँ से ले रखी है, या फिर एक्सपीरियंस लोगों को रखते हैं वो चीज़ होती है जिन्होंने बिल्कुल जमीन से उठाया आपने, आपको स्ट्रगल किया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो उनको मिलती है हायर जॉब्स। तो ये सब कुछ जो है ना वो दिक्कतें हैं किसकी, यहाँ पे स्किल्स ना होने की।
तो इसलिए तो ज़्यादातर जो यूथ है ना हमारा, जो पढ़ा लिखा है, जो अपने को पढ़ा लिखा कहता है, ठीक है, तो वो जो है हमको जो इस मेन कारण यही है, अच्छी जॉब उन्हें मिल नहीं रही, बुरी जॉब वो करना नहीं चाहते, तो बेचारे अनएम्प्लॉयड रह चुके हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। और यही अभी बीच में डाटा की बात भी कर रहा था कि भाई अभी भी फिलहाल राजस्थान में कुछ वैकेंसी आई थी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे भाई पीएचडी के लोगों ने डी ग्रेड के लिए अप्लाई किया है। डी ग्रेड का मतलब समझते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी 25-30 हज़ार रुपये सैलरी, इंडियन में मंथली 25 भी निकाल पा रहे, तो वो सब क्यों है? क्योंकि स्किल्स नहीं है उनके पास प्रॉपर, वो डिपेंडेंट नो सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो और मिलेंगे अगली वीडियो में, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर से नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू। अच्छा भाई।